हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआईबी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम रिटेल के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 14 का पार्ट 4 करेंगे। ये चैप्टर फ्रेंड्स आपका सर्विस स्टैंडर्ड इन रिटेल बैंकिंग के बारे में। तो हमने देख लिया है फ्रेंड्स कि कोड फॉर इंडिविजुअल कस्टमर क्या होता है, और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि बीसीएसबीआई का जो कोड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज के लिए है वो क्या है। साथ ही साथ हम देखेंगे बीसीएसबीआई का फंक्शन क्या है, बीसीएसबीआई कैसे कस्टमर की ज़िंदगी को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इन सभी बातों के बारे में हमें जानना है फ्रेंड्स। तो कोड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज एकदम जैसे हमने कोड फॉर कस्टमर इंडिविजुअल कस्टमर पढ़ा था, बिल्कुल वैसा ही है फ्रेंड्स। बस ये केवल जो है कवर करता है किसको, माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज को। तो कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, तो दो कोड थे फ्रेंड्स, जो है बीसीएसबीआई के दो कोड थे। कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू इंडिविजुअल कस्टमर था, और एक जो है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज के बारे में था। तो अब यहाँ पर हम माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज के बारे में एकदम सेम है फ्रेंड्स, जो हमने इंडिविजुअल कस्टमर के लिए पढ़ा है वही माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज के बारे में पढ़ेंगे। कुछ भी ज़्यादा चेंजेज नहीं है, एक दो बातें हैं जो बदलेंगी, बाकी सारा कुछ सेम है। ठीक है, तो दिस कोड वाज, जो ये माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज वाला कोड है फ्रेंड्स, वो बॉट बाई बीसीएसबीआई इन मई 2008। ये मई 2008 में बीसीएसबीआई द्वारा लाया गया था, और इसका रिवाइज किया गया है 2015 में। और एंड सेट मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर बैंकिंग प्रैक्टिसेस फॉर बैंक्स टू फॉलो व्हेन दे आर डीलिंग विथ माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज एज डिफाइंड इन एमएसएमईडी एक्ट 2006। तो ये जो कोड है फ्रेंड्स, वो बीसीएसबीआई द्वारा 2008 में लाया गया था। इसने मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किया कि बैंक जो है जब भी माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज के साथ डील करेंगे तो किन प्रैक्टिसेस को, किस स्टैंडर्ड, मिनिमम स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। ओके, दो बातें यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक तो ये कि माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज की बात हो रही है, यहाँ पर मीडियम की बात नहीं हो रही है। एमएसएमई होता है फ्रेंड्स, उसमें माइक्रो स्मॉल और मीडियम होता है तीनों, यहाँ मीडियम की बात नहीं हो रही है। पहली बात जो आप यहाँ ध्यान रखेंगे। दूसरा, जो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज की डेफिनेशन है वो एमएसएमई एक्ट 2006 के तहत आती है, और इसे अभी रिसेंटली 2020 में मॉडिफाई भी किया गया है, जिसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। पहले जो है सर्विस सेक्टर अलग था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अलग था, अब सभी को एक में मिलाया गया है, तो कुछ चेंजेस भी हुए हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ये बात हमें यहाँ पर ध्यान रखने वाली है। उसके बाद में इस कोड को 2015 में रिवाइज किया गया। 2008 में ये कोड आया था, 7 साल बाद इसको रिवाइज भी किया गया है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एमएसईज, है ना, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, एंड एक्सप्लेन हाउ बैंक्स आर एक्सपेक्टेड टू डील विद देम फॉर देयर डे टू डे ऑपरेशन एंड इन टाइम ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टी। तो ये प्रोटेक्ट करता है, ये जो कोड है वो प्रोटेक्ट करता है माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज को, और एक्सप्लेन करता है कि बैंक कैसे डील करेंगे डे टू डे ऑपरेशन में, जब वो डील कर रहे हो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज के साथ, कैसे उन्हें डील करना है, और फाइनेंशियल डिफिकल्टी जब माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज फेस कर रही हो उस समय कैसे उन्हें के साथ में डील करना है। ठीक है फ्रेंड, तो ये बात हो गई कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज। इस यहीं पर माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज अगर आप हटा दें और लिख दें जो है इंडिविजुअल कस्टमर, तो दूसरा वाला कोड हो जाता है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कोड बीसीएसबीआई द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया, मई 2008 में लाया गया था। ये 2015 में रिवाइज किया गया है। ये मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करता है, जो कोड है वो मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करता है कि बैंकों को जब भी अपनी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करेंगे, किसको, माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज को, तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे कि क्या मिनिमम स्टैंडर्ड फॉलो करना होगा, उसके बारे में ये कोड बताता है। और जो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज की डेफिनेशन है वो एमएसएमईडी, है ना, एक्ट 2006 में दी गई है, और जो कि 2020 में अभी रिसेंटली रिवाइज भी हुई थी। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो कोड है वो प्रोटेक्ट करता है किसको, एमएसईज को, ध्यान रखेंगे एमएसएमईज को नहीं, एमएसईज को करता है, यानी माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज को, और एक्सप्लेन करता है कि बैंक कैसे डील करेंगे, बैंकों से क्या एक्सपेक्टेशन की जाती है कि जब वो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज के साथ डील कर रहे हों डे टू डे ऑपरेशन में, तो कैसे उन्हें डील करना है, और जब फाइनेंशियल डिफिकल्टी फेस कर रही हो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज तो कैसे डील करना है। ठीक है, तो इस वहाँ पर भी हमने देखा था कोड का ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इस कोड का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो कोड का ऑब्जेक्टिव क्या है फ्रेंड्स, है ना, माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज को ईजिली बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल करवाना, जो भी सुविधाएं दी जाएं उसको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना, यही इसका ऑब्जेक्टिव है। टू प्रोवाइड अ पॉजिटिव थ्रस्ट टू माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज सेक्टर बाई प्रोवाइडिंग ईजी एक्सेस टू इफिशिएंट बैंकिंग सर्विसेज। तो यहाँ पर जो बैंकिंग सर्विसेज हैं, इफ़िशिएंट बैंकिंग सर्विसेज को ईजिली एक्सेस प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो है माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री जो सेक्टर है वो ग्रो कर सके यहाँ पर। ठीक है, तो इस कोड का एम है
कि जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं उनको जो इफ़िशिएंट बैंकिंग सर्विसेज हैं वो ईजिली एक्सेसिबल हो जाएं, ठीक है। दूसरा है टू प्रमोट गुड एंड फेयर बैंकिंग प्रैक्टिसेस बाय सेटिंग मिनिमम स्टैंडर्ड इन डीलिंग विथ एमएससीज। एमएससी कस्टमर के साथ में जब भी बैंक डील कर रहे हैं तो मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किया जाता है ताकि जो है प्रमोट मतलब ताकि गुड और फेयर बैंकिंग प्रैक्टिस जो है मिल सके, अपनाई जा सके बैंकों के द्वारा। टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी सो दैट एमएससीज कैन हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे कैन रीजनबली एक्सपेक्ट ऑफ द सर्विसेज। यहाँ पर क्या की जा रही है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जा रही है ताकि एमएससीज को ये पता चल सके, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को ये पता चल सके, उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो भी सर्विसेज या प्रोडक्ट वो उनको ऑफर किया जा रहा है उसमें उनकी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जाती है, यानी हर एक डिटेल कस्टमर को बताई जाती है। टू इम्प्रूव मेंबर बैंक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर बिजनेस थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के जरिए जो भी मेंबर बैंक हैं उनके जो बिजनेस हैं, जो भी प्रोसेस हैं, जो भी सर्विसेज हैं, उनके बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाई जाती है कस्टमर के पास में। कस्टमर में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाई जाती है कि हाँ वो समझें कि बैंक कौन कौन सी सुविधाएं अवेलेबल करवा सकता है। टू इनकरेज मार्केट फोर्सेस थ्रू अ कंपटीशन टू अचीव हायर ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड। कंपटीशन का फ़ायदा उठा करके सभी बैंक चूँकि जो है इस कोड को फॉलो करते हैं तो उस कंपटीशन को यूज करते हुए हायर ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड को फाइंड करने की, अचीव करने की कोशिश की जा रही है। टू प्रमोट अ फेयर एंड कॉर्डियल रिलेशनशिप। अगर आप देखो तो यही बातें हमने इंडिविजुअल कस्टमर वाले में एकदम एग्जैक्टली यही पढ़ी है, बस यहाँ इंडिविजुअल कस्टमर लिखा हुआ था और यहाँ पर एमएससी लिखा हुआ है। तो फेयर और मतलब एक मतलब मृदु भाव जो है रिलेशनशिप बनाने की एमएससीज और जो है बैंक के बीच में कोशिश की जा रही है, और साथ ही साथ इंश्योर किया जाता है कि उनकी टाइमली और क्विक रिस्पांस किया जाता है जब भी बैंकिंग की कोई नीड होती है। उसके अलावा बैंकिंग इंडस्ट्री में, बैंकिंग सिस्टम में कॉन्फिडेंस बढ़ाने की भी कोशिश की जाती है। तो फ्रेंड्स ये हो गए कोड के ऑब्जेक्टिव। तो ढेर सारे ऑब्जेक्टिव हैं। बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो बैंकिंग सर्विसेज हैं एमएससी सेक्टर को मिलने वाली, वो मतलब एक मिनिमम स्टैंडर्ड रहे ताकि उससे कम जो है मतलब वो बैंक जो है उससे कम सुविधाएं ना अवेलेबल करवा सके अपने कस्टमर को। टू गिव पॉजिटिव थ्रस्ट टू एमएससी सेक्टर बाय प्रोवाइडिंग इजी एक्सेस ऑफ एफिशिएंट बैंकिंग सर्विसेज। तो जो बैंकिंग सर्विसेज हैं, एफिशिएंट बैंकिंग सर्विसेज हैं, उसका इजीली एक्सेस प्रोवाइड किया जा रहा है एमएससी सेक्टर को, ताकि जो एमएससी सेक्टर है उसमें एक थ्रस्ट आए, वो तेज़ी से आगे बढ़े, ठीक है। गुड और फेयर बैंकिंग प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है बाई सेटिंग मिनिमम स्टैंडर्ड। मिनिमम स्टैंडर्ड को सेट करके, ठीक है, गुड और फेयर बैंकिंग प्रैक्टिसेस को बढ़ावा प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जाएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बातें जो है कस्टमर को बता दी जाएंगी ताकि एमएससी जो है ये अंडरस्टैंड कर सकें कि उन्हें क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए इन सर्विसेज से, इन मतलब बैंक इंडस्ट्री से क्या उम्मीदें रखनी चाहिए, क्या कौन सा प्रोडक्ट ऑफर हो रहा है, उसमें क्या क्या टर्म्स और कंडीशंस वो उन्हें अच्छे से पता होनी चाहिए। टू इम्प्रूव मेंबर बैंक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर बिजनेस थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू जो है कस्टमर के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है प्रोडक्ट की, बैंक के बिजनेस की, उसको बढ़ाया जाएगा। उसके बाद में कंपटीशन का यूज करके जो है हायर ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड को अचीव करने की कोशिश की जाएगी। उसके अलावा फेयर, अच्छी और मतलब बढ़िया, मतलब एक विनम्र जो है रिलेशनशिप इस्टेब्लिश की जाएगी एमएससीज और बैंक मेंबर बैंक के बीच में। और साथ ही साथ ये भी इंश्योर किया जाएगा कि जो भी उनकी बैंकिंग नीड है उनको टाइमली और क्विकली जो है प्रोवाइड किया जाए। इसके अलावा बैंकिंग सिस्टम में उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया जाएगा फ्रेंड्स। ओके, अब यहाँ पर हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि ये जो कोड है आपका, जो यहाँ पर हम BCSBI का जो कोड है फ्रेंड्स, उसका जो एप्लीकेशन है, यानी वो किस किस प्रोडक्ट पर अप्लीकेबल होता है। तो हमने पिछले जो हमने इंडिविजुअल कस्टमर के केस में पढ़ा था फ्रेंड्स, वो सारे प्रोडक्ट यहाँ पर हैं, प्लस जो है आपका लेटर ऑफ क्रेडिट और LC वगैरह और बैंक गारंटी वगैरह भी इसमें शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ दिस कोड के बारे में बात करेंगे तो MSME जो एक्ट है 2006 फ्रेंड्स, उसमें एमएससी की जो डेफिनेशन दी गई है, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज की डेफिनेशन दी गई है, जो कि अभी रिसेंटली 2020 में चेंज भी हुई है फ्रेंड्स। ओके, इसको देख लीजिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो हमने इंडिविजुअल कस्टमर के केस में जो कोड था, सेम वैसे ही MSME के केस में भी कोड है, ठीक है। थोड़े बहुत चेंजेस हैं वो हम इसमें देख लेंगे। तो MSME जो है कि डेफिनेशन कहाँ दी गई है, MSMED एक्ट 2006 में, जो कि अभी रिसेंटली 2020 में चेंज भी की गई थी, ठीक है। इसमें माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज जो होती हैं वो या तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इंगेज्ड होती हैं,
ठीक है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज होती हैं, या तो सर्विस प्रोवाइड कर रही होती हैं। 2 तरीके की इंडस्ट्रीज होती हैं फ्रेंड्स। ओके, तो अनलेस इट सेज अदरवाइज अ कोड विल अप्लाई टू ऑल द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो जो भी प्रोडक्ट अभी हम नीचे लिस्ट दी हुई है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये कोड उन सभी प्रोडक्ट पर अप्लाई होता है। करंट रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शन वेदर दे आर प्रोवाइड बाय। अच्छा, एक और बात है कि ये प्रोडक्ट या सर्विसेज चाहे ब्रांच के में प्रोवाइड की जाएँ, चाहे कोई बैंक है उसकी सब्सिडरी द्वारा प्रोवाइड की जाए, जॉइंट वेंचर द्वारा प्रोवाइड की जाए, किसी एजेंट द्वारा प्रोवाइड की जाए, काउंटर पर प्रोवाइड की जाए, फ़ोन के ज़रिए प्रोवाइड की जाए, पोस्ट के ज़रिए प्रोवाइड की जाए, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ज़रिए, इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए प्रोवाइड की जाए, किसी भी तरीके से यदि बैंक ने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड की है तो ये कोड उस पर जो है लागू होता है। हाउएवर, यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली कि जितनी भी प्रोडक्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो हो सकता है कि सभी बैंकों द्वारा ऑफर ना किए जा रहे हों। कुछ बैंक ऐसे होंगे जो सारे प्रोडक्ट नहीं ऑफर करते होंगे। ठीक है, जैसे करंट अकाउंट। अब ये सारे प्रोडक्ट फ्रेंड्स हम पिछले मतलब जो इंडिविजुअल कस्टमर के केस में हम सारे पढ़ चुके हैं। करंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट या अदर डिपॉजिट, सुकन्या समृद्धि, पीपीएफ अकाउंट, ये सारे इसमें कवर होते हैं। पेमेंट सर्विसेज, डिमांड ड्राफ्ट के जरिए पेमेंट, वायर ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र जैसे आरटीजीएस, नेफ्ट, ये सारे ट्रांसफ़र भी इस प्रोडक्ट मतलब इसमें कवर होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, ये सभी जो है इस कोड में कवर होते हैं। बैंकिंग सर्विसेज, गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, डीमैट अकाउंट, इक्विटी, गवर्नमेंट बॉन्ड, इनकी खरीद बेच, ये भी जो है आपका कवर होती है कोड में। इंडियन करेंसी नोट एक्सचेंज फैसिलिटी, ये भी कवर होती है। कोड कलेक्शन ऑफ चेक इंस्ट्रूमेंट, सेफ कस्टडी सर्विसेज, लॉकर, ये सारे भी इस कोड में कवर होते हैं। अब यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये देखिए जो अब ये एमएससी सेक्टर से रिलेटेड हो जाता है। लोन या अदर क्रेडिट फैसिलिटीज व्हिच आर बेस्ड ऑन फंड बेस्ड, जैसे कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, चेक या बिल का बाई करना, परचेज करना, डिस्काउंट करना, चाहे वो बिल इनलैंड बिल हो चाहे फॉरेन बिल हो। निगोशिएशन अंडर रिजर्व ऑफ डॉक्यूमेंट टेंडर्ड अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट, तो लेटर ऑफ क्रेडिट भी इसमें कवर्ड होगा, चाहे वो इनलैंड हो चाहे फॉरेन हो। या नॉन फंड बेस्ड जो है जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे इनलैंड या फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट, इशूइंग ऑफ गारंटी, चाहे इनलैंड हो चाहे फॉरेन हो, है ना। बिल, फॉरेन बिल या चेक का कलेक्शन, बायर्स क्रेडिट, ये सारी चीज़ें जो है मतलब इस कोड में कवर की जाती हैं। तो ये स्पेशली जो हमने ये डिस्कस किया अभी पॉइंट, ये फ्रेंड्स आपका आ जाता है किसमें, ये आ जाता है एमएससीज के लिए। बाकी इंडिविजुअल कस्टमर के लिए देखिए, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज जो भी फेमा एक्ट के तहत अवेलेबल हैं। फेमा एक्ट कब आया था फ्रेंड्स, जरा सा कमेंट में लिख करके बताइएगा। तो फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज एज परमिटेड अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन, मनी चेंजिंग, वो सारा भी जो है आपका कवर होता है किसमें, इस कोड में। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मार्केटेड थ्रू आवर ब्रांचेज आर अदर अथराइज रिप्रेजेंटेटिव आर एजेंट। तो चाहे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है हम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मार्केट करें हमारी ब्रांचों के जरिए, चाहे हम बेचें उस प्रोडक्ट को दें, या फिर हमारे एजेंट के द्वारा या हमारे अथराइज रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा देंगे, उन सब पर ये कोड लागू होता है। कार प्रोडक्ट, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड या अदर सर्विसेज, फैक्टरिंग सर्विसेज, मर्चेंट सर्विसेज, तो ये सारी सर्विसेज, तो एक हिसाब से अगर आप देख पा रहे होंगे तो मुझे नहीं लगता कि बैंक में जो भी प्रोडक्ट हम माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज को ऑफर कर सकते हैं फ्रेंड्स, वो सारी की सारी इसमें कवर होती हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन आप कोड में अगर आएगा तो मेरे ख्याल से लगभग हर चीज़ आप उसमें कवर कर दोगे। मैं इसको दोबारा नहीं कवर कर रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि हमने इंडिविजुअल कस्टमर के केस में डिटेल में इसको कवर किया हुआ है। बस एक चीज़ लेटर ऑफ क्रेडिट और जो है बैंक गारंटी और अलग से इसमें ऐड कर लीजिएगा बस, और बाकी सारे जो हमने इंडिविजुअल कस्टमर के केस में पढ़ा है लेक्चर में, वो सारा इसमें अप्लाई होता है। अब फंक्शन ऑफ बीसीएसबीआई, अब हम मतलब हमने वो कोड पढ़ लिया है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि बीसीएसबीआई का फंक्शन क्या होता है। सारी बातें अब आगे बीसीएसबीआई के बारे में होंगी। तो देखिए, मेन फंक्शन ऑफ बोर्ड इज टू इंश्योर एडहेरेंस ऑफ, तो देखिए इनका जो मेन फंक्शन होता है वो ये इंश्योर करना होता है कि जो ये 2 कोड हैं, कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर एंड कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, ये अभी हमने पढ़ा। कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज लेक्चर में अभी हमने पहले पढ़ लिया है। ठीक है, कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर, इंडिविजुअल कस्टमर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं दूसरे लेक्चरों में। तो ये जो 2 कोड हैं फ्रेंड्स, वो कायदे से लागू होते हैं। इस बात को इंश्योर करना ही बीसीएसबीआई का मेन काम होता है। मेन फंक्शन बीसीएसबीआई का क्या होता है कि जो 2 कोड हैं, कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर एंड कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू एमएससीज, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, इन्हीं को बैंक मतलब जो है मतलब बैंक जो है अप्लाई कर रहे हैं, एडहर कर रहे हैं। ये चीज़ को इंश्योर करना ही बीसीएसबीआई का मेन काम होता है। अब सवाल ये है कि बीसीएसबीआई ये बात कैसे मॉनिटर करेगा कि ये कोड प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं
या नहीं हो रहे हैं। तो उसके कई सारे तरीके हैं फ्रेंड्स। देखिए BCSBI क्या-क्या तरीके अपनाता है। तो ये कोड इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, BCSBI जो है कोड इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसको मॉनिटर कैसे करता है। तो एक तो ये करता है कि बाय ऑब्टेनिंग एनुअल स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस ASC फ्रॉम मेंबर बैंक। मेंबर बैंक से कहता है कि जो भी कंप्लायंस का एनुअल स्टेटमेंट बनता है उसको आप हमें बना करके भेजिए। अब दिक्कत क्या है कि हो सकता है कि बैंक जो है गलत जानकारी भेज दे कि हाँ, हम सारे कोड को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हो सकता है ऐसा ना हो। तो उसके लिए क्या करता है BCSBI, क्या करेगा, अंडरटेकिंग विजिट ऑफ ब्रांचेस, ब्रांच की विजिट करता है, फाइंड आउट द स्टेटस ऑफ ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड। तो कोड के इम्प्लीमेंटेशन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए वो ब्रांच विजिट भी करता है। उनके लोग रिप्रेजेंटेटिव ब्रांच विजिट करते हैं। उसके बाद में अंडरटेकिंग स्टडीज ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से जो भी कंप्लेंट रिसीव होती हैं उसकी स्टडी की जाती है। उसके बाद में गोइंग थ्रू ऑर्डर्स अवार्ड इशूड बाई बैंकिंग अम्बड्समैन एंड अपलेट अथॉरिटी के द्वारा, बैंकिंग लोकपाल के द्वारा जो भी अवार्ड या ऑर्डर इशू किए जाते हैं उनके थ्रू भी जाता है। अब देखिए हो सकता है यहाँ पर बैंक बोल दे कि हमने जो है कोड को कायदे से इम्प्लीमेंट किया है, हर एक कस्टमर का पैसा ATM से विड्रॉ होने के 7 दिन में हमने लौटा दिया है। लेकिन जब वही उसी बैंक की जब ये लोकपाल वाला जो ये जितने भी केसेस हैं उनको अगर स्टडी करेगा BCSBI, तो वो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि हाँ, बैंक कितना सही बोल रहा है, कितना गलत बोल रहा है फ्रेंड्स। ओके, तो इस तरीके से मतलब BCSBI कायदे से मतलब अच्छे से जान जाता है कि हाँ, किस बैंक में कौन सा कोड अच्छे से फॉलो हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। ओके, BCSBI इज अथॉरिटी टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी सिस्टम वाइड डिफिशियंसी। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि BCSBI अथॉरिटी होती है ये पता करने के लिए कि क्या सिस्टम में पूरे के पूरे सिस्टम में कोई डिफिशियंसी है या नहीं है। इसके अलावा बाय डिस्कसिंग इम्प्लीमेंटेशन इशू विद प्रिंसिपल कोड कंप्लायंस ऑफिसर। तो इनके हिसाब से हर एक बैंक में एक प्रिंसिपल कोड कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए, जिसका काम ही है BCSBI का जो कोड है उसको कंप्लायंस करवाना। ठीक है, तो एक प्रिंसिपल कोड कंप्लायंस ऑफिसर होता है जिसके साथ में ये जो डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन इशूज होते हैं उसको डिस्कस करते हैं मेंबर बैंक के। ठीक है, तो BCSBI क्या करेगा, प्रिंसिपल कोड कंप्लायंस ऑफिसर को अपने पास बुलाएगा और उससे डिस्कस करेगा कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गए मतलब इतने सारे तरीके हैं जिनसे मॉनिटरिंग की जाती है, BCSBI द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है कि कोड इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहला, मेंबर बैंक से कहता है कि आप एनुअल स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस हमको बना करके भेज दीजिए। दूसरा, सही से ग्राउंड लेवल पर चेक करने के लिए वो ब्रांच की विजिट भी करवाते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव ब्रांचों में विजिट करते हैं और चेक करते हैं कि कोड फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके अलावा कस्टमर के द्वारा जो कंप्लेंट रिसीव होती हैं बैंकों में उनकी स्टडी करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर कोड फॉलो हो पा रहा है, कहाँ पर नहीं हो पा रहा है। इसके बाद में बैंकिंग लोकपाल अपलेट अथॉरिटी के द्वारा जो भी अवार्ड या ऑर्डर इशू किए जाते हैं उनकी भी स्टडी की जाती है, ये जानने के लिए कि कहाँ पर डिफिशियंसी है सर्विसेज में। ठीक है, BCSBI जो है अथॉरिटी होती है फाइंड आउट करने के लिए कि सिस्टम वाइड डिफिशियंसी क्या है, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें सभी बैंकों में प्रॉब्लम चल रही है, सभी बैंकों में कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद में प्रिंसिपल कोड कंप्लायंस ऑफिसर हर एक बैंक मेंबर बैंक का होता है, उसको बुला करके उससे इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज को डिस्कस किया जाता है कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो इस तरीके से BCSBI मॉनिटर करता है कि हाँ, जो कोड है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। ओके, इसके बाद में अगला टॉपिक है फ्रेंड्स कि क्या-क्या इनिशिएटिव BCSBI ने लिए हुए हैं इस कोड को पॉपुलराइज़ करने के लिए, इस कोड को मशहूर बनाने के लिए, है ना? लोगों तक, जनता तक, आम आदमी तक पहुँचाने के लिए क्या-क्या इनिशिएटिव लिए हुए हैं। तो अंडरटेक्स कैंपेन एंड इनिशिएटिव टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ कोड अमंग कस्टमर एंड बैंकर्स। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, कैंपेन ऑर्गेनाइज़ की जाती है, अदर इनिशिएटिव लिए जाते हैं ताकि जो है जो कोड है उसके बारे में अवेयरनेस कस्टमर और बैंक तक पहुँचाई जा सके। उसके बाद में प्रोवाइड्स फैकल्टी सपोर्ट टू ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैंक। तो कोई अगर बैंक है जहाँ पर कोड के बारे में अगर जो है कोई लेक्चर होना है या कोई ट्रेनिंग होनी है तो वहाँ पर फैकल्टी भी अपनी भेजता है BCSBI, ताकि जो है BCSBI के लोग जो है BCSBI के टीचर्स जो है वो पहले समझाते हैं कोड के बारे में और फिर वो फर्दर जो है उस नॉलेज को ले करके जो बैंक का स्टाफ होता है वो फर्दर आगे बढ़ता है और लोगों को समझाता है। पार्टिसिपेट इन ऑन लोकेशन वर्कशॉप हेल्ड बाई मेंबर बैंक टू इंक्रीज कवरेज। तो कोड की कवरेज को बढ़ाने के लिए ऑन लोकेशन जो वर्कशॉप होती हैं, कोई अगर कोड के ऊपर मतलब ये जो कोड है उसके ऊपर कोई अगर ऑन लोकेशन वर्कशॉप होती है तो उसमें भी जो है BCSBI पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद में प्रोवाइड्स क्रेडिट काउंसलिंग सर्विसेज इन मुंबई। तो मुंबई में जो उनका ऑफिस है, मैंने आपको बताया था ना कि BCSBI जो है एक क्या है, बताइए? BCSBI जो है एक कंपनी है
या फिर जो है ये एक सोसाइटी है फ्रेंड्स। ओके, तो BCSBI एक सोसाइटी है जिसका ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है, ठीक है। तो मुंबई में जो इसका ऑफिस है वहाँ पर क्रेडिट काउंसलिंग सर्विस भी ये प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कस्टमर मैटर्स करके एक जो है इनका न्यूज़लेटर है, ध्यान देंगे इस चीज़ को, जिसे क्वार्टरली पब्लिश किया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि BCSBI द्वारा जो न्यूज़लेटर है उसका नाम क्या है? तो कस्टमर मैटर्स, इसका नाम है कस्टमर मैटर्स। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? हर क्वार्टर में छपता है, क्वार्टरली है, क्वार्टरली न्यूज़ लेटर है, ये मैगज़ीन या न्यूज़ लेटर है, ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गई बात? तो इसमें मैटर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर के इंटरेस्ट के लिए, ये मतलब अपने कोड को फैलाने के लिए, प्रचार करने के लिए एक जो है कस्टमर मैटर्स करके एक जो है न्यूज़ लेटर छापते हैं, जो कि हर क्वार्टर में पब्लिश किया जाता है। हर क्वार्टर में पब्लिश करते हैं कस्टमर मैटर्स के नाम से। ओके फ्रेंड, तो ये इनिशिएटिव हैं जो BCSBI लेता है अपने कोड को पॉपुलराइज करने के लिए। एक तो कैंपेन करते हैं और इनिशिएटिव लेते हैं ताकि कोड के बारे में कस्टमर और बैंक में अवेयरनेस बढ़ सके, ठीक है। तो कैंपेन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इससे पता चलता है लोगों को, हाँ कस्टमर मतलब ये ऐसा कोई कोड भी है। उसके अलावा अगर किसी बैंक में जो ट्रेनिंग कॉलेज है, ट्रेनिंग जहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है बैंकों में, उनमें अगर फैकल्टी की सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो भी प्रोवाइड करते हैं। ऑन लोकेशन अगर वर्कशॉप कोई हो रही है मेंबर बैंक द्वारा ऑर्गेनाइज्ड, तो वहाँ पर भी पार्टिसिपेट करते हैं फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में जो मुंबई में इनका ऑफिस है वहाँ पर क्रेडिट काउंसलिंग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। एक कस्टमर मैटर्स के नाम से न्यूज़ लेटर पब्लिश करते हैं, जो कि क्वार्टरली पब्लिश किया जाता है और इसमें जो है कस्टमर के लिए जो जानकारी होती है वो अवेलेबल करवाई जाती है। इसके बाद में अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि BCSBI कैसे कॉमन मैन को इम्पैक्ट करता है। इनका जो कोड है वो आम आदमी तक क्या असर लाता है। तो बहुत सीधी सी बात है कि इन्होंने मिनिमम स्टैंडर्ड अगर सेट कर दिया है तो आम आदमी का ही फ़ायदा हो रहा है उसमें, है ना। हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, जो मिनिमम सुविधाएँ हैं वो सबको अवेलेबल करवानी होती हैं, और भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं जो कस्टमर को मिल रहे हैं। बोथ द कोड्स आर वॉलंटरी एंड सेट, इसमें देखिए कोड वॉलंटरी है, मतलब कहने का कंपल्सरी नहीं है। बैंक चाहे तो मतलब ज्वाइन करें, अगर ना चाहें तो ना ज्वाइन करें। एंड सेट मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर बैंकिंग प्रैक्टिसेस फॉर बैंक्स टू फॉलो व्हेन दे आर डीलिंग विथ इंडिविजुअल कस्टमर एंड माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज इन देयर डे टू डे ऑपरेशन। तो इसमें मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किया जाता है जिसे बैंकों को फॉलो करना पड़ता है जब भी वो डे टू डे ऑपरेशन में किसी इंडिविजुअल कस्टमर से डील कर रहे होते हैं या माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज से डील कर रहे होते हैं। द कोड्स आर, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि द कोड्स आर नॉट ओनली मीन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द कस्टमर बट आल्सो एक्सपेक्ट टू जनरेट अवेयरनेस इन कॉमन मैन अबाउट देयर राइट्स एज ए कस्टमर टू बैंकिंग सर्विसेज। तो जो कोड है फ्रेंड्स वो जो है केवल कस्टमर को प्रोटेक्शन ही नहीं प्रोवाइड करता है, बल्कि ये एक अवेयरनेस भी जनरेट करता है कि जो कॉमन मैन के जो राइट्स हैं बैंकिंग सर्विसेज में, कस्टमर के जो राइट्स हैं उनके बारे में अवेयरनेस भी बढ़ाता है। तो जब कस्टमर को अपने अधिकार पता चलते हैं तो वो उस चीज़ का यूज़ करता है। तो इस तरीके से ये कॉमन मैन को इम्पैक्ट करता है फ्रेंड्स। ओके, तो BCSBI जो है कैसे कॉमन मैन को इम्पैक्ट करता है फ्रेंड्स, तो ये पहली बात तो ये कोड वॉलंटरी होता है, कोई कंपल्सरी कोड नहीं होता है। दूसरा, इसमें मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किया जाता है जब भी डे टू डे ऑपरेशन में आप इंडिविजुअल कस्टमर के साथ में या माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज के साथ में कोई भी बैंक डील कर रहा होता है तो उसे बैंकिंग में क्या स्टैंडर्ड और प्रैक्टिसेस रखनी होती हैं उनके बारे में मिनिमम स्टैंडर्ड ये सेट कर देता है। उसके बाद में ये कोड क्या करता है, कस्टमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हम मतलब कहने का बैंक उसके साथ में किसी भी तरीके का मिसबिहेव नहीं कर सकता है। उसको उसकी जो कंप्लेंट है उसको टाइमली रिज़ोल्यूट करने की कोशिश करेगा। अगर जो है कस्टमर ने मतलब हर एक चीज़ की टाइमलाइन सेट है, इतने दिन के अंदर में लोन आपको दे देना है, इतने दिन में अगर जो है पैसे गलत कटे हैं तो उसको वापस कर देना है। तो मिनिमम स्टैंडर्ड सेट होने के वजह से कस्टमर को प्रोटेक्शन मिलती है। और साथ ही साथ में ये कॉमन मैन के बीच में एक अवेयरनेस भी पहुँचाता है कि कस्टमर के तौर पर उसके क्या-क्या राइट्स हैं बैंकिंग सर्विसेज़ में, उसके बारे में भी जानकारी देता है। तो जब कस्टमर को अपने राइट पता चल जाते हैं तो वो बैंकों से उस राइट को मतलब कैश करवा सकता है या फिर बैंकों से अपने राइट को यूज़ कर सकता है, ठीक है। अगर किसी कस्टमर को ये पता चल जाता है, जैसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं फ्रेंड्स, मान लीजिए जो आपके डेबिट कार्ड होते हैं उस पर इंश्योरेंस होती है। अब कई सारे कस्टमर्स को अवेयरनेस ही नहीं होती है, लोगों की डेथ हो जाती है, वो एलिजिबल भी होते हैं डेबिट कार्ड पर इंश्योरेंस पाने के लिए लेकिन फिर भी नहीं पाते हैं। तो अगर ये अवेयरनेस फैले तो कस्टमर को ये अपना एक तरीके से उसका राइट है, उसको पता अगर हो, उसे पता होना चाहिए या उसे अगर पता हो
कि डेबिट कार्ड पर इंश्योरेंस है तो वो अपने राइट को यूज करेगा। तो वही है BCSBI के फ़ायदे फ्रेंड्स। ओके, तो इसी के साथ में फ्रेंड्स हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अब एक रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।